गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 28 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 28 जनवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया किस परिसर में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन में। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जो भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं को समर्पित है। ग्रंथ कुटीर में केवल हिंदी या अंग्रेजी ही नहीं बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह मौजूद है। सांस्कृतिक एकता की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को एक ही छत के नीचे लाना है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को स्थान दिया गया है ताकि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई एकता को प्रदर्शित किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की अब तक खोजी गई सबसे पुरानी रॉक आर्ट गुफा चित्र कहाँ पाई गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप की लियांग मेटांदुनो गुफा में। स्थान रहेगा इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर स्थित लियांग मेटांदुनो गुफा। आयु की बात करें तो इसकी उम्र लगभग 67,800 वर्ष आंकी गई है, जो इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे पुरानी कथात्मक रॉक आर्ट बनाती है। चित्र की बात करें तो इसमें एक जंगली सूअर और मानव जैसी आकृतियों को एक कहानी के रूप में दर्शाया गया है। इसका महत्व है, यह खोज साबित करती है कि इंसान 65,000 साल से भी पहले जटिल सोच और कहानियों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शपथ लेने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है, जिन्हें अब बैरोनेस गिल ऑफ एडजबेस्टन कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नीना गिल। नीना गिल जो लुधियाना पंजाब में जन्मी, उन्होंने यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शपथ ली और अब उन्हें बैरोनेस गिल ऑफ एडजबेस्टन के नाम से जाना जाएगा। वह लेबर पार्टी की तरफ से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। नीना गिल ने 10 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ ब्रिटेन का रुख किया और लंदन के साउथ हॉल इलाके में अपने प्रारंभिक दिन बिताए। उन्होंने लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में आने से पहले ASRA ग्रुप की CEO बनी, जो यूके हाउसिंग एसोसिएशन की CEO बनने वाली पहली एशियाई महिला थी। वर्तमान में वह सिख फॉर लेबर की चेयरपर्सन भी हैं। उन्हें CBE यानी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और भारत सरकार के प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला AI इनेबल्ड वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सतनाम सिंह संधू ने। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने 23 जनवरी 2026 को AI सक्षम वेब पोर्टल satnamsandhu.in लॉन्च किया। यह पोर्टल जनता की सुझाव, शिकायत और राय सीधे संसद तक पहुंचाने में मदद करता है। पोर्टल में AI स्मार्ट डिटेक्शन और इमोशन डिटेक्शन तकनीक शामिल हैं, जो समस्याओं की गंभीरता और श्रेणी पहचान सकती है। पोर्टल 12 भारतीय भाषाओं में 24/7 उपलब्ध है। इसमें MP परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, जहां सांसद की संसद में गतिविधियों की जानकारी मिलती है। संसद के 2 साल के कार्यकाल में 100% उपस्थिति और सक्रियता रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, बनारस लिट फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले को। बनारस साहित्य महोत्सव यानी बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को सम्मानित किया जाएगा। नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए दिया जा रहा है। बनारस
लिट फेस्ट 2026 चौथा संस्करण है। महोत्सव का आयोजन होटल ताज गैंगेज वाराणसी में किया जाएगा। नमिता गोखले ने 20 से अधिक पुस्तकें फिक्शन व नॉन फिक्शन लिखी हैं। उनकी पहली चर्चित कृति परो ड्रीम्स ऑफ पैशन 1984 है। उन्हें थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नमिता गोखले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और निदेशक हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम पुलिस। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिक्किम पुलिस यह सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य पुलिस बल है। सिक्किम पुलिस पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य पुलिस बल है जिसे यह सम्मान मिला। पूर्वोत्तर में पहले यह सम्मान त्रिपुरा पुलिस को 2012 में और असम पुलिस को 2022 को मिला था। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर को निशान भी कहा जाता है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशेष ध्वज होता है। इस सम्मान के बाद पुलिसकर्मी वर्दी की बाईं आस्तीन पर विशेष प्रतीक चिन्ह धारण कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 34.5 किलोमीटर। यहाँ पर स्थान रहेगा असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 जो काजीरंगा नेशनल पार्क के संवेदनशील हिस्सों से गुजरता है। इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई लगभग 34.18 किलोमीटर, अक्सर 34.5 किलोमीटर के रूप में संदर्भित। यह भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। संरचना की बात करें तो इसमें 2 बड़े एलिवेटेड हिस्से शामिल हैं जो पिलर पर टिके होंगे, जिससे नीचे के प्राकृतिक रास्तों का उपयोग जानवर स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। उद्देश्य वन्यजीव सुरक्षा। मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से बचने के लिए जानवर ऊंचे इलाकों की ओर जाते हैं। यह कॉरिडोर उन्हें बिना सड़क दुर्घटना की सुरक्षित रास्ता देगा। यातायात वाहनों की गति बाधित नहीं होगी और इंसानी हस्तक्षेप कम होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, गल्फ फूड 2026 जिसमें भारत को साझेदार देश बनाया गया है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है जो दुबई में 26 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत पहली बार इस आयोजन में पार्टनर कंट्री बना है। यह भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। राज्यों की भागीदारी की बात करें तो भारत के 25 राज्यों और क्षेत्रों के प्रदर्शक इसमें भाग ले रहे हैं। भारत और यूएई के बीच सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना और भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। मुख्य अवधारणा है यह एक एकीकृत पोर्टल यानी इंटीग्रेटेड पोर्टल है। ECI ने अपने बिखरे हुए 40 से अधिक अलग अलग ऐप्स और पोर्टल्स जैसे वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, नो योर कैंडिडेट आदि को मिलाकर एक ही प्लेटफॉर्म ECI नेट बना दिया है। इसका उद्देश्य चुनाव से जुड़ी सभी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाना। अब मतदाताओं, उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों को अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा है कि यह चुनाव प्रक्रिया में ईज ऑफ एक्सेस यानी पहुंच में आसानी सुनिश्चित करता है और डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुए झारखंड के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मेगाबुरू। झारखंड में सबसे बड़ा और सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन मेगाबुरू चलाया गया। ऑपरेशन का क्षेत्र सारंडा जंगल, पश्चिमी सिंहभूमि जिला झारखंड था।
बोरो शब्द स्थानीय हो मुंडारी भाषा में पहाड़ के लिए प्रयोग होता है। यह एक संयुक्त अभियान था जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस शामिल थी। इस अभियान में लगभग 1500 सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए थे। ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता शीर्ष माओवादी नेता अनलदा पतिराम मांझी का मारा जाना रहा। अनलदा सीपीआई माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। अनलदा पर झारखंड सरकार 1 करोड़ रुपए और ओडिशा सरकार 1.2 करोड़ का इनाम घोषित कर चुकी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने किस प्रकार का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी एआई लेस ईआरपी प्लेटफॉर्म। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने अपना नया स्वदेशी एआई लेस ईआरपी प्लेटफॉर्म जोहो ईआरपी लॉन्च किया है। लॉन्च की घोषणा तमिलनाडु के कुंभकोणम जिला तंजावुर से की गई। जोहो ईआरपी पूरी तरह मेड इन इंडिया और भारतीय उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। यह ईआरपी फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन और सीआरएम जैसे सभी बिजनेस फंक्शंस को एक प्लेटफॉर्म पर मैनेज करता है। इसमें जोहो का एआई असिस्टेंट जिया इनबिल्ट है जो प्रोडक्टिव इंसाइट्स और ऑटोमेशन प्रदान करता है। जोहो ईआरपी को भारतीय कानूनों, जीएसटी, ई इनवॉइसिंग आदि के अनुरूप तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म किफायती और लो कोड आधारित है। जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू इस मॉडल को ट्रांसनेशनल लोकलिज्म कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए नए फंड का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह फंड बीएसई 500 के 21 अलग अलग सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों में निवेश करेगा, यानी कुल 63 दिग्गज कंपनियों का पोर्टफोलियो। निवेश की अवधि की बात करें तो यह 23 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खुला है। न्यूनतम निवेश आप मात्र 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसका लक्ष्य भारत की प्रमुख कंपनियों में पैसा लगाकर लंबे समय में संपत्ति बनाना। फंड मैनेजर हैं कार्तिक कुमार। चलिए देखते हैं आगे। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में किन भारतीय कंपनियों का नाम आया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, टीसीएस और इन्फोसिस। यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई है जो वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। भारत बनाम अमेरिका, तो शीर्ष 25 कंपनियों की लिस्ट में भारत और अमेरिका के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जहां दोनों देशों की 8-8 कंपनियां शामिल हैं। शीर्ष रैंकिंग की बात करें तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एक्सेंचर 42.2 अरब डॉलर है। भारत की टीसीएस दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर काबिज हैं। बात करें उभरते ब्रांड्स की तो मुख्य कंपनियों के अलावा एलटीआई माइंडेट्री, परसिस्टेंट सिस्टम और हेक्सावेयर ने भी शीर्ष 25 में जगह बनाकर भारत का मान बढ़ाया है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इन शीर्ष 25 कंपनियों का कुल संयुक्त ब्रांड मूल्य 167.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, भारत की पहली महिला शटलर कौन बनी जिसने 500 करियर मैचों में जीत दर्ज की? दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत की पहली निजी बाइप्लेन न्यूरो कैथ लैब कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों आशा है कि आप सभी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।